अस्सलाम वालेकुम। बाबर आजम की कप्तानी पर उनका सवाल, क्या वो कप्तानी छोड़ेंगे फ़िलहाल? कैच छूटा, मैच छूटा, वार्नर ने की जमकर पिटाई, पाकिस्तान की दुनिया भर में जग हंसाई। बहती गंगा में मार्श ने भी हाथ धोए, पाकिस्तानी खिलाड़ी रहे खोए खोए। क्या करेगा अकेला रिजवान जब साथ ही नहीं देगा कप्तान? बाबर की मुसलसल नाकामी बन रही है हर मैच में हार की हामी। शुरू के 10 ओवर में स्लो रन रेट, जिसकी वजह से ना हो सका टारगेट चेज। पाकिस्तान की बैटिंग सुधर गई तो बॉलिंग बिगड़ गई। हारिस रऊफ इस वर्ल्ड कप के सबसे महंगे तरीन बॉलर साबित हो गए। शाहिन अफरीदी की शानदार वापसी, अच्छी कमबैक, 5 विकेट ली, स्कोर भी रोका। स्टेडियम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने में पुलिस अफसर को क्यों हुई तकलीफ, जानने के लिए पूरी वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं ज़ीशान एनालिसिस। आज का मैच आपने देखा, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया ने जमकर पिटाई की, 10 रन पर वार्नर का कैच छूटा तो समझे मैच ही छूट गया। उसामा ने बहुत सिंपल कैच छोड़ दिया, जिसके बाद वार्नर ने जमकर धुनाई की। साथ साथ मिचेल मार्श भी उनके मिल गए, 259 रन की पार्टनरशिप लगा दी। 9 छक्के वार्नर ने लगाए, 9 छक्के मिचेल मार्श ने लगाए, दोनों ने सेंचुरियां मारी। वार्नर ने वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी इनिंग्स खेली, 163, बेहतरीन इनिंग खेल के गए। उनको जब मौका मिला, 10 रन पर उनका कैच छूटा शाइन की गेंद पर, उसके बाद ही उन्होंने मौके को गनीमत जाना और खूब जमकर पिटाई की पाकिस्तानी बॉलर्स की। वार्नर ने 124 गेंदों पर 163 रन की इनिंग खेली, जिसमें उनके 9 छक्के और 14 चौके शामिल थे। बर्थडे बॉय मार्श ने बर्थडे का गिफ्ट दिया अपने मुल्क को। 108 गेंदों पर 121 रन की इनिंग खेली, 9 छक्के उन्होंने भी लगाए, 10 चौके मारे। दोनों 259 के स्कोर पर मार्श आउट हुए। स्कोर बहुत आगे तक जा चुका था, पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल चुका था, मगर पाकिस्तान ने इन दोनों को आउट करके शानदार कमबैक किया और ख़ास तौर पर शाहिन अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, रन्स कम दिए और 35 ओवर से लेके 50 ओवर्स, मतलब 15 ओवर के दरमियान में ऑस्ट्रेलिया का रन्स तकरीबन 110-115 बने। हालांकि जिस हिसाब से वार्नर और मिचेल मार्श खेल रहे थे, उस हिसाब से तो ये लग रहा था कि दोनों ऑस्ट्रेलियन टीम जो है 400 प्लस करेगी, जो पाकिस्तान से कभी चेज नहीं होंगे। 400 प्लस बहुत बड़ा स्कोर होता है, आपको ही पता है, मुझे ही पता है, चेज नहीं होता। मगर शाहिन अफरीदी को यहाँ पे दाद देंगे, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। ना सिर्फ उन्होंने रन्स रोके, विकटें भी ली, 5 विकटें उन्होंने ली, उनका एतमाद बहाल हुआ। एशिया कप के बाद उन्होंने सबसे अच्छी बॉलिंग अब की है। हालांकि शाहिन अफरीदी शुरू में अगर वो विकेट ले लेते वार्नर की, तो ये रन्स बनते 328-330, जो पाकिस्तान शायद चेस कर देगा। खैर 367 बनाकर ही ऑस्ट्रेलिया ने मैच अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। जवाब में पाकिस्तान की स्ट्रेटजी समझ नहीं आई, बहुत स्लो स्टार्ट लिया, 10 ओवर में सिर्फ 59 रन, विकटें बचा रहे थे, विकटें बचा के खेलना चाह रहे थे। उनका ये प्लान था कि किसी तरीके से विकटें ना गिरें अगली ओवर में, वरना कोलैप्स हो जाएगा। तो आपको ये बताते चलें कि जब स्कोर 368 हो तो आपको शुरू से ही तेज़ करना पड़ता है। आपको कम से कम 10 ओवर में 80 से 85 रन करने थे। 10 ओवर में 80 से 85 रन आपके होते तो पीछे आने वाले बैट्समैन का प्रेशर नहीं होता। और हुआ ये कि जब इमाम और अब्दुल्ला शफीक आउट हुए तो मैच पाकिस्तान के हाथ में तो नहीं कह सकते कि था, मगर ये स्ट्रॉन्ग था पाकिस्तान। बाबर आजम ने अच्छी इनिंग खेलने की कोशिश की, मगर बाबर आजम भी साथ ना दे सके। बाबर आजम का बैड लक कह लें, आउट ऑफ फॉर्म कह लें, वो इंडिया में रन नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरीके से रिजवान खेलने की कोशिश करते रहे। टारगेट बहुत बड़ा था, अनचेजेबल टारगेट जिसे आप कहते हैं ना, वो पाकिस्तान के लिए तो अनचेजेबल ही था। और मगर ये चेज हो सकता था अगर पाकिस्तान के स्टार्ट अच्छा होता। 10 ओवर में 85 होते, 86 होते, ये 90 या 100 होते, तो पीछे जो है आपके पास रन रेट कम पड़ जाता 7, क्योंकि जब ये दोनों आउट हो गए तो 8 के करीब रन रेट था। बाबर ने कोशिश की, मगर बाबर एडम जैम्पा की बॉल पे आउट हो गए। इसी तरह से और भी कोई बैट्समैन टिक ना सका। सऊद शकील की मैं आपसे बात करना चाहूँगा, अच्छा खेलते हैं, मगर दूसरे मैच में भी उन्होंने 30 रन ही बनाए, तो 30 रन से वो आगे जा नहीं पा रहे हैं। उसके बाद इफ्तिखार अहमद ने अच्छी कोशिश की मैच निकालने की। मैच तब तक पाकिस्तान के हाथ में था जब तक 96 बॉल्स पे पाकिस्तान को 90 बॉलों पर 110 के करीब रन चाहिए थे। करेक्शन, पाकिस्तान को 60 गेंदों पे
72 गेंदों बल्कि 109 रन चाहिए थे। उस वक्त भी मैच पाकिस्तान के पास था, रिजवान मौजूद थे, इफ्तिखार अहमद मौजूद थे, मगर वो जाहिर है कि जैम्पा ने अच्छी बॉलिंग की, बैक टू बैक विकटें ली, प्रेशर आया, निकल गए। अब मुझे एक बात समझ नहीं आई, रिजवान ने पिछला मैच जितवाया, रिजवान ने एक अच्छी इनिंग खेली 131 रन की श्रीलंका के खिलाफ। और रिजवान अकेले क्या करेंगे? अगर बाबर आजम उनके साथ रुकते तो एक पार्टनरशिप लगती, अकेले रिजवान क्या करेंगे आप बताएं? रिजवान ने कोशिश की मगर रिजवान जाहिर है कि आउट हो गए। इस तरह से इतना बड़ा टारगेट चेस करना तो पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं था, मगर आप बड़े मार्जिन से तो हारने से बच गए। हाँ 65 रन से आप हारे, मगर आपका रन रेट फिर नीचे हो गया। अब आप आगे क्या करेंगे? आपकी प्लानिंग क्या है? कुछ समझ से बाहर है। उसामा मीर को आपने खिलाया एक अच्छा एडिशन का, आगा सलमान को आपको लेना चाहिए था। नवाज़ को देखें, नवाज़ ने क्या किया? नवाज़ ने बॉलिंग जैसे एक पार्ट टाइम स्पिनर बॉल करता है वैसी बॉलिंग की, कोई विकेट नहीं ले रहे नवाज़। ना एशिया कप में उन्होंने कोई अच्छी बॉलिंग की, ना इंडिया के इस पिचेस पे वो कोई कमाल दिखा पा रहे हैं। हालांकि इंडिया की पिचेस स्पिनर्स के लिए बहुत अहम है, स्पिनर्स के लिए बहुत साजगार है, मगर नवाज़ जो है उधर भी कोई बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि नवाज़ एक रेगुलर स्पिनर नहीं है। खैर मैच आप हारे, अब आपको समझ आया कि बॉलिंग्स आपकी नहीं चल रही है, बॉलिंग कंडीशंस ठीक है, औरों के लिए भी अच्छी नहीं है, आपके लिए अच्छी नहीं है, मगर आप कम से कम रन तो रोकें। हारिस रऊफ इतने इकोनॉमिकल हैं, पूरे वर्ल्ड कप में सबसे हाईएस्ट मतलब इकोनॉमी रेटिंग उन्हीं का है, 9.5 समथिंग उनका आ गया है। रोहित शर्मा ने आते ही 2 छक्के मारे, आज वार्नर ने भी आते उनके पहले ओवर में 2 छक्के मारे, 2 चौके मारे, 22 रन वार्नर ने लिए। मतलब हारिस रऊफ को कोई प्रेशर में ले ही नहीं रहे। उससे साबित होता है कि भाई स्पीड ही सब कुछ नहीं होती, वेरिएशंस और वैराइटीज़ भी बहुत अहमियत रखती हैं। आप ये देखें कि आज लंबे अरसे तक आपका मसला रहा है बैटिंग लाइन कोलैप्स होना। अब आपकी बैटिंग लाइन सही हो गई, आप बैटिंग से रन्स कर रहे हैं, मगर आपकी बॉलिंग लाइन जो है आपका साथ नहीं दे रही है। पहले आप बॉलिंग से मैच जीते थे, आपकी जो सोच है वही महदूद है कि 285 टारगेट देना है और उसको डिफेंड करना है, 300 तक स्कोर को रोकना है। 300 से ज़्यादा हो गया तो आपके हाथ से मैच जीता जाना है। आप थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज करें। आपने ओपनर जो भेजे इन दोनों ने बड़ा रुक के खेला, 10 ओवर में 59 रन, मतलब ये तो कोई मुझे नहीं लगता कि 367 चेस करने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था वो 250 या 285 चेस करने जा रहे हैं जिस हिसाब से वो खेल रहे थे 5.9 के रन रेट से। हुआ क्या? इमाम आउट हुए, पहले अब्दुल्ला शफीक आउट। अच्छा अब आपने देखा कि स्कोर स्लो हो गया है, अब आपको रन रेट ज़्यादा हो गया है, आप फिर ब्लाइंड हिटिंग करना शुरू कर दिया आपने। अब्दुल्ला शफीक ब्लाइंड हिटिंग करते हुए आउट हुए, इमामुल हक ब्लाइंड हिटिंग करते हुए आउट हुए। पीछे क्या हुआ? पीछे प्रेशर आ गया बैक टू बैक विकेट्स का। तो आपको अपनी क्रिकेट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब मुझे समझ नहीं आता ये डायरेक्टर और हेड कोच पता नहीं कौन कौन है। बेशतर तो पाकिस्तानी फैन जानते भी नहीं है कि कौन लोग हैं जो हेड कोच हैं आपके। अच्छा टीम डायरेक्टर अलग हैं, हेड कोच अलग हैं, बॉलिंग कोच चलो समझ आते हैं, सिर्फ बॉलिंग कोच को लोग जानते हैं, मॉर्ने मोर्कल साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर। मगर आपने जो ये इंटरनेशनल लेवल के कोच रखे हैं, मुझे समझ नहीं आया कोचिंग कोच क्या काम कर रहे हैं। आप ये देखें ना, इंडिया के पास राहुल द्रविड़ बेहतरीन कोच है, क्योंकि वो उनके मुल्क के हैं, वो उनकी क्रिकेट को समझते हैं, उनकी ज़बान को समझते हैं। अच्छा इंडिया का मसला ये कि इंडिया की सबसे अच्छी बात है कि इंडियन क्रिकेटर भी हाईली क्वालिफाइड है, उनको इंग्लिश आती है। पाकिस्तान के बेशतर क्रिकेटर को तो इंग्लिश ही नहीं आती है। अब उनको क्या समझाते होंगे मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या समझते होंगे ये भी समझ नहीं आ रहा। आपके पास क्या अच्छे क्रिकेटर नहीं हैं? शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, शुएब अख्तर, मोहम्मद यूसुफ, इसके अलावा और भी बहुत नामी क्रिकेटर हैं जिन्होंने इस एरा की क्रिकेट खेली है। मिसबाह उल हक भी बन सकते हैं, अच्छे कप्तान रहे। शाहिद अफरीदी मेरे ख्याल से बेहतरीन हेड कोच या डायरेक्टर जो आप रखना चाहते हैं उससे बेहतर शाहिद अफरीदी से कोई नहीं हो सकते, क्योंकि शाहिद अफरीदी एक बहुत अच्छे अग्रेसिव अप्रोच वाले कप्तान हैं। ये दूसरी बात होती है बाबर आजम की कप्तानी पे सवाल उठना शुरू हो गया। बाबर आजम की कप्तानी पे सवाल उठ रहे हैं। अभी सोशल मीडिया में मैंने देखा ट्रेंड चल रहा था कैप्टनसी, और जब जाके मैंने ट्रेंड में चेक किया एक्स पे तो देखा तो हर जगह ये आता है कि बाबर आजम को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। अच्छा कप्तानी में आपको एक बात बता दूँ, बड़े बड़े प्लेयर थे, सचिन तेंदुलकर बेहतरीन बैट्समैन दुनिया के कप्तान बने, उनकी बैटिंग फॉर्म ख़राब हो गई तो उन्होंने कैप्टनसी खुद ही छोड़ दी। इसी तरह ब्रायन लारा थे, ब्रायन लारा भी अच्छे बहुत बड़े नामवर खिलाड़ी, मतलब ये वो नाम है जिनका हर बच्चा जानता है, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, ये वो नाम है जिनको हर बंदा जानता है। फिर आप अपने मुल्क में आ जाए, सईद अनवर को ले लें। सईद अनवर एक बड़े क्रिकेटर थे, सईद अनवर ने कप्तानी की मगर उनको कप्तानी रास ना आई, मतलब कप्तानी उन पर सूट ना किया, जो भी है उन्होंने खुद ही कप्तानी छोड़ दी। तो बाबर साहब आप भी कप्तान एज ए कैप्टन फील्ड में अग्रेसिव नज़र नहीं आते हैं, और दूसरा फिर एज ए कैप्टन आपकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो गई है।
आप देखें ना, एशिया कप में आप कैप्टन थे, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी नहीं रही। फिर आप 2022 के वर्ल्ड कप में आ जाएँ, 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, आप कैप्टन थे। इंडिविजुअल मैच अलग होते हैं और ये वर्ल्ड कप मैच है। वर्ल्ड कप में आपको पूरी दुनिया देख रही है, आप एक नंबर 1 बैटर थे, आपका खेल देखने इंडियंस भी आ रहे थे। इंडियंस में मीडिया देख रहा था, इंडियन मीडिया, इंडियन फैंस भी बड़े वो थे सरप्राइज थे कि बाबर आजम की वो तारीफ़ कर रहे थे कि बाबर आजम अपने दम पर बने जो बने, और इतनी मुश्किल पाकिस्तानी बैट, मतलब जब बाबर आजम आए तो जाहिर है कि बड़े नाम नहीं थे, यूनुस खान नहीं थे, मिसबाह उल हक आखिरी एरा में थे, और मतलब बड़े बड़े खिलाड़ी थे, जो टीम थी आपके सामने वही खिलाड़ी थे। बाबर आजम ने खुद अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, खुद खेले। इसी तरीके से इंडियन मीडिया के लोगों ने ये बताया कि विराट कोहली जब आए तो उनके पास बहुत सारे खिलाड़ी थे, तेंदुलकर थे, उनके मेंटोर थे, उनको समझाने वाले थे, सहवाग थे, और धोनी थे, युवराज सिंह थे। ये वो क्रिकेटर थे जो 4-5 क्रिकेटर के साथ विराट कोहली खेलते, तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बूस्ट हो जाता है। नो डाउट आप अकेले क्रिकेट खेले बाबर आजम, आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, मगर अब आप स्कोर नहीं कर पा रहे। तो देखें, फैसला आपको करना है, कैप्टनसी का प्रेशर आपके ऊपर है, ये सबको नज़र आ रहा है। और फिर आप ये भी देखें ना कि आप कैप्टन हैं तो आप ऑन द फील्ड इतना एग्रेसिव, रोहित शर्मा को देखें आप, एक बॉलर को चौका लगता है वो डांटना शुरू कर देता है बॉलर को, बॉलर ही प्रेशर में आता है, यार कैप्टन ने डांट लगाई है, अब ऐसी बॉलिंग नहीं करनी है, वो अपनी पूरी एफर्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। मगर आपको मैंने देखा है कि बॉलर जैसे ही बॉल कर रहा हो आप तालियां बजा रहे होते हैं। तो मतलब बाबर साहब थोड़ा सा चेंज करें अपनी गेम प्लानिंग को, स्ट्रेटजी को, या फिर आप कोशिश करें कि आप एज ए प्लेयर खेलें। एज ए प्लेयर आप बहुत अच्छा खेलते हैं, आप बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, आपकी बैटिंग पे कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, मतलब आपकी कैप्टनसी पे सवाल उठ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आपकी नाकामी, आप नाकाम हो रहे हैं। जब आप नाकाम हो रहे हैं तो ज़ाहिर टीम नहीं जीत रही है, टीम नहीं जीत रही है तो आपकी कैप्टनसी पे दाग उठेगा। तो मैंने सोशल मीडिया पोस्टों पे ही पढ़ा कि बाबर आजम यू आर नंबर 1 बैट्समैन, नो डाउट, बट कैप्टनसी आपको छोड़नी पड़ेगी। हाँ, तो लगा तो एक बात और होनी चाहिए, आज एक सोशल मीडिया पे मैंने वीडियो वायरल होते हुए देखी, एक्स पर एक पाकिस्तानी शायद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, तो इंडियन पुलिस अफसर उसको डांट रहा है कि आप नारे ना लगाएं। ये कहाँ का इंसान है सर, आप भी तो सोचें। मतलब अब पाकिस्तानी वहाँ जाके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाएगा ना, आपके इंडियन यहाँ पर आएंगे वो इंडिया का ही नारा लगाएंगे ना, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए उनकी पाबंदी थोड़ी होगी। आपको थोड़ा ब्रेव होना चाहिए, थोड़ा बड़ा दिल रखना चाहिए। ऑस्ट्रेलियंस भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पे आपको आपको एतराज़ हो रहा है। इट्स रॉन्ग सर, इट्स वेरी रॉन्ग। आप वर्ल्ड कप होस्ट करें तो आप ये नहीं देखेंगे कौन से मुल्क से आई है कोई टीम, किस मुल्क से आई है, आपने देखा कि वो आपके मुल्क में खेलने आई है, आपके मेहमान हैं। तो नारे लगाने पे तो कम से कम आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए। ऐसे फिर बात करेंगे रिजवान की, रिजवान ने ग्राउंड में नमाज़ अदा की, कोई वकील जो है वो अदालत पहुंच गए। कि ग्राउंड में नमाज़ पढ़ना क्या मतलब, कोई मसला थोड़ी है, तो पूरी दुनिया के क्रिकेट ग्राउंड में नमाज़ पढ़ता है रिजवान। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, कोई सी भी ज़मीन हो, वो नमाज़ पढ़ते हैं, उनकी आदत है, वो पाबंदी से नमाज़ पढ़ते हैं। आपको उनकी इस बात पर एतराज़ हो रहा है कि वो नमाज़ पढ़ें, आपकी उनको अच्छी बातें नज़र नहीं आती कि वो ख़वातीन को नहीं देखते, फीमेल्स को वो देखते नहीं, पर्दा करते हैं, एक प्योर इस्लामिक हैं वो। आप फिर एक काम और करते हैं कि रिजवान जब इंडिया के खिलाफ मैच पे आउट होकर जा रहे होते हैं तो आप जय श्री राम के नारे लगाते हैं, इससे रिजवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सर। रिजवान बैटिंग करने आता है, रिजवान बैटिंग करके ही जाएगा, और रिजवान ग्राउंड में अल्लाह अकबर के नारे नहीं लगा रहा। वो अगर लगा रहा हो चलो आपको समझ आता है कि आपको आपके जज्बात मजबूर हो रहे हैं, मगर आप थोड़ा ख्याल करें, बी पेशेंट प्लीज़। खैर, आज के मैच के बाद एक सिमिलरिटी, एक कॉमन चीज़ जो है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में आ गई। पाकिस्तान ने शुरू के 2 मैच खेले, दोनों जीता, उसके बाद दोनों हार गया। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने शुरू के 2 मैच खेले, दोनों हारे, और अब मुसलसल 2 जीत गया। तो एक अनोखी सी बात हो गई, पाकिस्तान जो है नीचे जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया ऊपर आ रहा है। पाकिस्तान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सेमीफाइनल के लिए, उसको जाहिर है अफगानिस्तान को भी हराना है, न्यूजीलैंड को भी हराना है, साउथ अफ्रीका को भी हराना है। अब चॉइस आपके पास कम है, आपके पास 6 मैच बाकी हैं आपके, तकरीबन आपको 5 मैच तो जीतने हैं। तो 5 मैच के लिए आपको जान डालनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बहुत बड़ा टारगेट था, नो डाउट, मिसफील्ड हुई, क्या फील्डिंग अच्छी नहीं हुई, आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, तो बैट्समैन भी इतना बड़ा रन कैसे करते हैं। नेक्स्ट मैच के लिए आप प्रिपेयर हो जाएँ।
इजाज़त दीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।